एक शादीशुदा महिला पुलिस वालों के साथ भागते हुए नजर आ रही है। पीछे पीछे कैमरा पर्सन है और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस शक्ल भर उस महिला की कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन पुलिस वाले सारी जद्दोजहद करने के बाद मीडिया पर्सन को हड़काते हैं कि कोई भी तस्वीर नहीं खींचेगा। भागते भागते पुलिस वाले भी थक जाते हैं, शादीशुदा महिला भी थक जाती है, फिर भी पुलिस हाथ फैलाकर मीडिया वालों से कहती कि कोई भी तस्वीर नहीं खींचेगा। लिफ्ट के अंदर जाते वक्त भी मीडिया के जो लेंस थे वो लगातार कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जानना और समझना चाह रहे थे कि पति को छोड़ने के लिए एक बीवी किस कदर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर सकती है। बताया तो यह जा रहा था कि बीवी की प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि अपने पति की बगल वाले जो घर में एक जमीन खोदकर उसमें एक लाश को दफनाना चाहती थी, ताकि जब पुलिसिया कार्रवाई हो तो सबको यह लगे कि पति ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया है। बकायदा हर एक चीज प्लान दर प्लान काम कर ही रही थी कि अचानक से जो पति को लगता है कि मेरी बीवी तो गायब हो गई है, और जब पुलिस के पास हो जाके कंप्लेन लिखवाता है तो डरावने वाली कहानी सामने आती है। पुलिस तैराकों को तालाब के अंदर भेज देती कि जाओ पता करो कि इसकी बीवी कहीं तालाब के अंदर छिपकर तो नहीं बैठी है। बकायदा तस्वीरें हैं, स्पीड बोट लगाया गया, रबर बोट लगाया गया, लेकिन एक औरत के दिमाग को पुलिस भी नहीं समझ पाई, क्योंकि इस औरत को लगभग क्राइम सीन वाली जगह से 2000 किलोमीटर दूर बिहार में जाकर सेटलमेंट होना था। लेकिन पुलिस या जो डंडे होते हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचती है, और तब जाकर शादीशुदा महिला के जो आशिक डेविड बताएंगे किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई। लेकिन डेविड से महज 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ने के पीछे क्या तर्क है, और ये जो शादीशुदा महिला जिसने परिवार को बेवकूफ बनाया, पुलिस को बेवकूफ बनाया, यहां तक कि पैसे भी जमकर खर्च हुए इसकी गुमशुदगी के लिए, जहां पे इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग ये थी कि मैं अपने पति को हत्या के जुर्म में फंसा दूंगी, कैसे वो पकड़ी जाती है और क्या वो अब जेल जाएगी या नहीं जाएगी, क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, तफसील से जानिए। तो जिस तरीके से आपने शुरुआत को समझा और जानने की कोशिश की कि कैसे एक जो औरत है वो इतनी पेचीदा, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करती है कि कर्नाटका पुलिस जो है वो बाकायदा गोताखोरों को बुलाती है, तमाम पैसे खर्च करती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक महिला के साथ शायद रेप हो गया है या उसकी हत्या कर दी गई है, या फिर उसने खुद ऐसा कोई कदम उठा लिया है जिससे उसकी जान चली गई। और कर्नाटका पुलिस बाकायदा फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, आसपास पूछताछ करती है, एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और उसी का नतीजा है कि किस तरीके से जो ये गर्लफ्रेंड यानी कि जो लड़की है प्रियंका और इसका जो बॉयफ्रेंड है, दोनों सामने आते हैं और पुलिस उन्हें धर दबोचती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये रात का समय आप देख रहे होंगे, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि कुछ गोताखोर जो हैं वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस नदी के अंदर लाश को ढूंढने की। अब तस्वीर बदलती है, सुबह की तस्वीर आ गई है। यहाँ पर देखिए आपको एक कुर्ता दिखाई दे रहा होगा काले रंग का। फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सबको यही आशंका है कि एक महिला के साथ बहुत ज्यादती हुई है, शायद उसका रेप करके उसे मार दिया गया है। क्योंकि जिस जगह पर जो ये स्पॉट है, इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काले रंग का कुर्ता है, चप्पल पड़ी हुई है, एक बैग पड़ा हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि ऐसा लगता है किसी महिला की वो सामान है, कुछ उसकी छोटी मोटी अंगूठी, ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो उसका इनर गारमेंट होता है उसमें उसका जो अंडरवियर है वो भी वहाँ पर फटा हुआ पड़ा हुआ है। अब जब फटा हुआ इस तरह से पड़ा है तो सबको लगता है कि उसके साथ बहुत दरिंदगी की गई है। यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है एक एक चीज़ की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर तस्वीर बदलेगी तो देखिए, मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई थी, दिन में भी मतलब जब पुलिस को पता लगा, पुलिस तभी गोताखोर बुलाती है, एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ती किसी चीज़ की। अगले दिन फिर से सुबह जाकर फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, और इसी नदी के अंदर, इतनी गहरी नदी के अंदर जो गोताखोर हैं वो उतरते हैं और क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक लाश जो इस नदी के अंदर है ही नहीं। वो कितना भी ढूंढ ले पर वो लाश मिलेगी नहीं। अब आपको समझना होगा कि प्रियंका ने ऐसा किया क्यों और इसकी शुरुआत होती कैसे है। दरअसल ये जो प्रियंका है, इसके पति का नाम रुद्रेश है और इसके बॉयफ्रेंड का नाम डेविड है। अभी तक जो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही, तो पता लग रहा है तीनों एक ही फर्म में काम करते थे। प्रियंका डेविड को पसंद करती थी, लेकिन उसकी अरेंज मैरिज रुद्रेश के साथ हो जाती है। फिलहाल जो सोर्सेज और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। अब इसकी शुरुआत होती है कि प्रियंका कई दिन से सोच रही थी कि वो डेविड के साथ अपनी दुनिया बसाए, वो अपने
पति को छोड़ दे, लेकिन उसे कुछ प्लान समझ आ नहीं रहा था। अब कई महीने कोशिश करते करते उसे समझ में आता है कि आने वाले वक्त में, यानी इसी फरवरी महीने में 10-12 के आसपास उसकी जो एक मौसी की लड़की है उसकी शादी थी, और इसके लिए उसे हासन से चिकमंगलुरु जाना था। तो उसने अपने घर पे बताया, मतलब अपने हस्बैंड को बताया, और इसके बाद वो सीधे निकल जाती है अकेले शादी में आने के लिए। अब शादी में यहाँ वो अटेंड करती है, तो यहाँ पर प्रियंका का प्लान ये था कि जब लड़की की विदाई होगी, यानी उसकी जो कज़न सिस्टर थी उसकी जब विदाई हो रही होगी, तो उसी भीड़ में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिश्तेदार इतने सारे थे, वो अपनी माँ से घिरी हुई थी, उसकी मौसियों से घिरी हुई थी, बहनें थी, तो उसे लगा शायद यहाँ पर भागना मुश्किल होगा, और इसलिए वो ये प्लान कैंसिल करती है। ये फिर से कांटेक्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड डेविड से और उसे पूरा प्लान समझाती है। अब होता ये है कि दरअसल 12 फरवरी को पुलिस को एक इनपुट मिलता है और बताया जाता है हासन के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर एक शख्स जो है वो इनके पति थे, वो पहुँचते हैं, बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो कहीं मिल नहीं रही है, दरअसल वो शादी में गई हुई थी, उनका कोई इनपुट नहीं है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, वो बातचीत नहीं कर रही हैं। और इस मामले में पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जब आसपास के एरिया को खंगाला जाता है, छानने की कोशिश की जाती है, कुछ लोगों से पूछा जाता है, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कोई महिला ऐसी नहीं देखी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। इधर होता क्या है कि जब पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तो उसी में पुलिस को एक रोज़ जो ये मैंने आपको कपड़े दिखाए, काले रंग के कपड़े, अंडरवियर था, एक बैग था, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ये मिलने के बाद जब शिनाख्त करवाई जाती है, पूछा जाता है कि क्या ये आपकी वाइफ के कपड़े हैं, क्या ऐसा, क्योंकि हमें उस जगह पर एक ऐसी चीज़ें मिली हैं, और आप बताइए क्या ये आपकी वाइफ की चीज़ें हैं, क्या उनसे बिलोंग करती हैं। और इसके बाद जो हस्बैंड है वो साफ तौर पर बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी ही पत्नी की सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें निकलने के बाद पुलिस को लगता है कुछ गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि लड़की के कपड़े इस तरह से अस्त व्यस्त मिलना, उसका जो प्राइवेट एक जो कपड़ा है वो इस तरह से मिलना, फटा हुआ मिलना, तो उन्हें डाउट होता है और वो बाकायदा फॉरेंसिक टीम आती है। यहाँ पर कर्नाटका पुलिस ने बिल्कुल देरी नहीं की, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है और फॉरेंसिक को बुलाकर आगे की इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। और इधर पुलिस छानबीन भी करना शुरू करती है कि आखिर पता लगाया जाए कि जिस लोकेशन पर बताया जा रहा है कि जहाँ उनका हासन में घर था, उसके बाद एक जो नदी उसके आसपास पड़ती है चिकमंगलुरु जाने के रास्ते में, उसे कुछ कुनिगल करके एक जगह है वहाँ पर, तो पुलिस ने सोचा कि ये जो जगह है, क्यों ना इसके आसपास के जो लोग हैं, जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जाए। जब उनसे पूछा गया और उनसे कहा गया कि देखिए 12 तारीख को ऐसा कुछ हुआ है, आज 13 हो गए, हमें ये सारा सामान मिला, क्या आपको कुछ ऐसा दिखा? तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि देखिए सर, आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुर्ता मिला है, एक सलवार पड़ी हुई मिल रही है, बैग मिल रहा है, अंडरवेयर मिल रहा है। दरअसल 12 तारीख को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी और हमने कोई ऐसी अनहोनी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी, और ये अचानक से कपड़े आए हैं। अब पुलिस को जब ये पहली बार अचानक वाली बात पता लगी, तो उन्होंने पहले ही अपने इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं। वो जो सर्च ऑपरेशन करा रहे थे, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे फॉरेंसिक की टीम करे हो, पुलिस ने वो सारी चीज़ें चालू रखी। लेकिन इधर पुलिस ने क्या चीज़ तय की, पुलिस ने ये किया कि क्यों ना हम सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखें, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, कॉल डिटेल का पता लगाने की कोशिश करें। तो ऐसे में पता लगा कि जो प्रियंका है, वो जो उसका जो वो अपनी शादी में गई थी अपनी सिस्टर की, उसके बाद पता लगता है जब पति से पूछा गया, माँ से पूछा गया, तो बताते हैं कि देखिए 7:30 तक जो उसकी माँ, वो बोलती है कि वो घर पर थी, वो वापस घर आई थी, मतलब अपने मायके आई थी। यहाँ पर उसने अपनी साड़ी वगैरह चेंज की थी, इसके बाद उसने एक टॉप और कपड़े पहने हुए थे, और इसके बाद 7-7:30 तक तो हम उसके कांटेक्ट में थे। उसके बाद हमें उसका कुछ पता नहीं, और अचानक से गायब हो गई, अगली रोज़ घर नहीं पहुंची, तो सबको डाउट है। अब ये यहाँ तक कहानी पहुँचने के बाद जो पुलिस की टीम है, उनका थोड़ा सा माथा खनकता है कि लड़की की सलवार मिली, ये मिली, और आंटी जी बता रही, मतलब कि जो माँ है वो बोल रही हैं कि उसने टॉप पहना था, एक टी-शर्ट और जीन्स पहन के निकली है। तो ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई सबसे पहले। इसके बाद पुलिस जो है वो जब सीसीटीवी फुटेज देखती है कि अच्छा ठीक है, वो 7:30 यहाँ से निकली, तो कहाँ गई, तो रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज पड़े उनके घर से या जो भी चीज़ें निकली, जब उनको जांचना परखना पुलिस ने शुरू किया, तो 8 बजे के आसपास जो बस स्टैंड है हासन का, वहाँ पर वो देखी जाती है। यानी यहाँ से वो वहाँ वापस हासन जाती है, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, और उसके बाद ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, इस जो तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बाइक या स्कूटी जैसी कोई चीज़ है, एक लड़का बैठा है, एक लड़की पीछे खड़ी हुई है, और इसके बाद ये लड़का उतरता है और धीरे धीरे घर की तरफ, एक घर दिख रहा होगा अपार्टमेंट जैसा, उसमें जाने की कोशिश करता है, पीछे लड़की है। और इस सीसीटीवी में बहुत ब्लैक सा सीसीटीवी है, बहुत थोड़ा सा इसकी जो फुटेज है क्लियर नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि शायद लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा है और वो इसी फ्लैट के अंदर दाखिल होती है। ये वो पहली कड़ी थी जब सीसीटीवी जोड़कर पुलिस को एक चीज़ निकल कर आती है, और पुलिस को लगता है कि जो लड़की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका रेप हो गया है, उसके साथ जाती हुई है, शायद उसको मार दिया गया है, पुलिस को पहली बार पता लगता है कि जो लड़की
जिसकी लाश मिलने की आशंका थी वो तो जिंदा है। और पुलिस को ये भी समझ में आता है कि ये जो लड़की है ये अपने परिवार के साथ साथ पूरी पुलिस महकमे को बेवकूफ़ बना रही है। अब आप समझिए सीसीटीवी से पकड़े जाने के बाद, जब सीसीटीवी पुलिस को दिखता है उसके बाद पुलिस क्या करती है और कैसे इसको पकड़ के लाती है, और फिर डेविड और इस प्रियंका का होता क्या है। सीसीटीवी में जो लड़का दिख रहा है उसकी आप तस्वीर देखिए, ये है डेविड। डेविड पर आरोप ये लगा कि उसने प्रियंका को अपने जाल में फंसाया और उसे लेकर बिहार भागने की एक नाकाम कोशिश करने वाला था। जब शादीशुदा प्रियंका को भी बुलाया गया, जो पुलिस में एक तरीके से छुपाकर, मुंह छुपाकर भागते हुए नजर आ रही, पुलिस वाले भी चाह रहे कि प्रियंका की जो चेहरा है उसे उजागर ना किया जा सके, और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने अपने वीडियोस में भी उसकी आंखों पर काली पट्टी जरूर लगा दी है। तमाम गाइडलाइंस है, नहीं तो हम प्रियंका का चेहरा नहीं छुपाते, क्योंकि दर्शकों का बार बार यह कहना होता है कि आप जो इस तरीके की महिलाएं होती हैं उनके चेहरे पर काली पट्टी क्यों लगा देते हैं। तो कुछ बंदिशें हैं, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर जानिए, डेविड और प्रियंका जो दोनों लवर थे और जो पति रुद्राश है, वो तीनों काम कहां करते थे? तीनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। अब जो डेविड है, डेविड क्या है? डेविड उसी कंपनी में सुपरवाइजर था। प्रियंका अपने ही बॉस के प्यार में पागल हो जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने पति को छोड़कर अगर डेविड के साथ हो लूं तो मुझे लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में जो डेविड ये जो तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे, डेविड की पोस्टिंग हो गई थी एक अच्छे पोस्ट पर मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन्हें लगा कि ये जो 20 या 30 लाख रुपए का एक सोना पहनकर शादी अटेंड करने गई थी, तो उतने रुपए का सोना एक तरीके से अपने पास रखेगी और डेविड के साथ आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में सेटल हो जाएगी। पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही थी कि तुम्हें अपने पति से इतनी नफरत क्या थी, कोई डोमेस्टिक वायलेंस था, तुम्हें मारता पीटता था, तुम ये करना क्या चाहती थी? अब प्रियंका को लगा कि अगर मैं मार पिटाई वाली बातें कहूं, गाली गलौज वाली बातें कहूं तो कहीं मामला लेने के देने ना पड़ जाए, पहले ही बहुत सारी झूठ बोल चुकी हूं। तब वो ये कहती कि सर देखिए, हमारा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से अपने पति को फंसाना था। हम ये दिखाना चाहते थे कि पति ने मेरे साथ जाति कर कर मुझे मरवाने की कोशिश की है, मेरी लाश को गायब कर दिया, और हम तो यहां तक प्लानिंग कर रहे थे कि किसी और की लाश को वहां पर हम गाड़ देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सोचिए, एक महिला जब ये सारी बातें कहे, जो अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद कस्में खाती है, अगर वो ये सारी बातें कहें और वो भी किसी शातिर क्रिमिनल की तरह, उसकी जो सोच है वो जब हर कोई सुन रहा था थाने में बैठकर, हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यहां बाहर रुद्राश परेशान, उसे लग रहा है कि उसकी बीवी को किस तरीके से कहां लेके गया था, किसने किडनैप किया था। थाने के अंदर जब ये पुलिस वाले कहानी सुन रहे थे, उन्हें भी तरस आ रही थी पति रुद्राश पर कि पति को जाकर वो क्या कहानी बताएंगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही बॉस के साथ फरार हो गई है और तुम्हें ही फंसाने की एक नाकाम कोशिश करने लगी है। क्योंकि एक रात पहले जब पुलिस उस पूरे इलाके का मुआयना करती है तो कुछ नहीं मिलता। सुबह सूरज निकलते ही अचानक से कपड़े मिलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस को लगता है कि अरे इतनी बड़ी गलतफहमी और इतनी बड़ी नाकामी तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब जांच पड़ताल होती है तो कॉम्बिंग होता है, मतलब पुलिस वाले घेरा बनाकर टॉर्च जलाकर एक एक जगह को तलाशते हैं। तो रात भर में नहीं मिला, सुबह होते ही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, ये जो शातिर जो भी क्रिमिनल्स हैं, वो आसपास ही मौजूद हैं। और इस आसपास की मौजूदगी को लेकर जब पुलिस ने छानबीन की तो प्रियंका तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन उससे पहले पुलिस को लगा कि थोड़ा सा में और भी बंदोबस्त करने की जरूरत है, केस को और मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसलिए पुलिस ने सोचा कि प्रियंका की CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड को निकाला जाए। क्या पता लगा कि इस फोन में आप किसी से बात करते हैं तो पता लगा कि वो अपनी मां से बातचीत करती है, फिर फोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है। और उसने किस किस से बात की, कितनी देर बात की, हर एक का ब्यौरा निकाला गया, कागजों से मैच करवाया गया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन अचानक से पुलिस को एक खबर और लगती है कि सर, जिस फोन की आप कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं उस IMEI नंबर में एक और सिम एक्टिव होता है, फिर कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस जो पिछले कुछ घंटों से लगातार एक तरीके से मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन बैठा रही थी, उसे लगता है कि दूसरे सिम के बारे में तो उसे कोई जानकारी ही नहीं है। पता ये लगा कि वो जो प्रियंका के नाम पर तो सिम भी नहीं है, किसी और के नाम पर सिम है, और ये जो सिम है वो सिर्फ
एक खास व्यक्ति को कॉल करने, उससे मोहब्बत भरी बातें करने के लिए रखा गया था। मतलब प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ थी। अगर पुलिस थोड़ा भी यहां से वहां होती तो यह बिल्कुल परफेक्ट क्राइम बन जाता। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि एक बीवी किस तरीके से रफू चक्कर हो गई, वो गायब हो गई इस दुनिया से कि ना आसमान को पता लगा ना जमीन उसे निकल पाई, गई तो गई कहां पर। जब इसके बारे में पुलिस को लगा तो सीडियां निकालने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे सिम की सीडियां निकाली गई तो उसमें पता लगा कि डेविड से तो लंबी बातचीत चलती है और इसलिए डेविड रडार पर पुलिस के आ गया। अब डेविड पुलिस के रडार पर आया, लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेकर जाती है, थाने के अंदर बैठाती, तो वो कहता है कि सर मेरी गलती क्या है, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत में जब वो प्रियंका मेरे साथ आने को राजी थी तो मैंने हामी भर दी और मैं उसके साथ भाग गया, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं एक बहुत 18+ इंसान हूं, तो मुझसे कोई गलती क्या हुई है, मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा है। हां, यह जरूर हो सकता है कि मैंने कानून तोड़ने के लिए प्रियंका का साथ दिया, क्योंकि जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बताई गई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मुझे सारी चीजें पता थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी जघन्य अपराध नहीं किया गया कि जिसकी वजह से मुझे जेल के अंदर डाला जाए। और महज 3 घंटे की पूछताछ के बाद डेविड, जो कि उसका आशिक था, जो कि सुपरवाइजर था, जो कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में उसकी पोस्टिंग होने वाली थी, उसे छोड़ दिया जाता है। प्रियंका, जो इस पूरे केस की मास्टरमाइंड और केंद्र बिंदु में थी, उसे अभी भी पूछताछ की जा रही कि कहीं उसकी जो प्लानिंग और प्लॉटिंग थी कि किसी इंसान को मारने की, वो क्या किसको मारना चाह रही थी, कोई उसकी सहेली थी या उसके मन में ये जो ख्याल आया वो कहां से आया। और फिलहाल के लिए प्रियंका अभी भी सलाखों के पीछे है, लेकिन अगर वो पुलिस को ये साबित कर पाए कि सिर्फ उसकी प्लानिंग थी, उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, तो उसे भी आने वाले वक्त में छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, इस तरीके से पति को परेशान करना मनोवैज्ञानिक तौर पर यह कोई क्राइम तो नहीं है, मेंटल हरासमेंट तो हुआ उसके साथ, लेकिन ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ कि पति और उसके आशिक को जेल के अंदर रखा जाए। और इसलिए आने वाले वक्त में प्रियंका, डेविड दोनों बाहर आ जाएंगे, पूरी दुनिया को उनकी कहानी पता लग गई है, दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन यहां रुद्राक्ष, जो एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो उस कंपनी में जब जाएगा काम करने के लिए, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा, उसके साथी उससे क्या बात करेंगे। और जो उसकी बीवी, जो साथ में काम करते करते अपने बॉस से ही दिल लगा बैठी, अब तो वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन रुद्राक्ष क्या करेगा। एक और पति की कहानी, जो अपने पत्नी के विचारों से हार गया, अपनी पत्नी से हार गया, लेकिन वो अभी भी अपने पत्नी के लिए जूझ रहा था। उसे लग रहा था कहीं ये छोटी सी बात भी गलत साबित हो जाए, ऐसा लगे कि मनगढ़ंत कहानी है, वो महज सपना देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो सोते हुए इंसान को जगाना मुश्किल है, लेकिन एक जागे हुए इंसान को जगाना दोबारा से सबसे मुश्किल काम है। और यहां पर तो हर एक चीज रुद्राक्ष के खिलाफ ही थी। लेकिन हमें लगा कि छोटी सी खबर है, आपको बताना जरूरी है कि किस कदर कर्नाटका पुलिस को परेशान किया गया, उसके परिवारों को परेशान किया गया, बावजूद इसके बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश हुई। यहां तक कि 2-2 सिम से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन एक पुलिस की पास एक छोटा सा एक सिरा मिला सबूत का, जिसके बाद इस पूरे केस को बड़े आराम से सुलझा लिया गया और एक तरीके से एक बीवी का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि हम लोगों के साथ साझा करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम पढ़कर उसके लिए उस पर इन्वेस्टिगेट कर आपके पास लाने की उसे कोशिश जरूर करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।